Good morning, dear students. So, today we are going to move to the last chapter of plant physiology. तो students अभी तक हमने जो पढ़ा है that is about mineral nutrition in plants, transportation of those mineral nutrients as well as water. और उसके बाद हमने देखा how plants are producing their own food by photosynthesis. और फिर वो फूड जो बना रहे हैं उस फूड को वो यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो अब देखिए ये सभी प्रोसेसेस हो रही हैं, इसका मतलब प्लांट क्या कर रहा है. इसका प्लांट न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, मिनरल्स को यूज कर रहा है, वाटर को यूज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और सभी चीजों को यूटिलाइज कर रहा है थ्रू रेस्पिरेशन. तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा, तो जो आपको अभी स्लाइड पे दिख रहा है दैट प्लांट्स आर ग्रोइंग. मतलब due to all these processes whatever you have studied in chapter number 11, 12, 13 and 14, इन सभी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा. तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने वाला है प्लांट ग्रोथ. ऑब्वियस है प्लांट की ग्रोथ इन सभी चीजों की वजह से होने वाली है, लेकिन ग्रोथ रेगुलेटेड भी होती है. अनरेगुलेटेड ग्रोथ को पता है एनिमल में हम कैंसर कहते हैं. तो प्लांट में भी ग्रोथ का रेगुलेशन होता है. प्लांट में ग्रोथ का रेगुलेशन जो हो रहा है उसके लिए कुछ चीजें हैं. ओके, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं विच आर वर्किंग फॉर दैट. और प्लांट का पूरा डेवलपमेंट जो हो रहा है ओके उसके ऊपर भी उनका ओवरऑल इफेक्ट रहता है. तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ऑल प्लांट सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट. मतलब प्लांट की बॉडी के जितने भी सेल्स बन रहे हैं वो एक्चुअली है तो क्या, तो दे आर एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम जाइगोट. जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग. एक्चुअली ये सभी हायर ऑर्गेनिज्म में, नॉट ओनली इन प्लांट्स. द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर प्लांट थ्रू ग्रोथ and differentiation, forming roots, leaves, branches, flowers, fruits, seeds, then they eventually die. तो ये पूरी लाइफ साइकिल है प्लांट की. जायगोट जो है उसमें क्या होगा, तो जायगोट का पहले तो डिवीजन होने वाला है, दैट इज ग्रोथ. एक्चुअली जायगोट की जो डिवीजन के थ्रू ग्रोथ हो रही है उसके बाद जो नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं उन नंबर ऑफ सेल में भी इंक्रीमेंट होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है. और बाद में उनको ड्यूटीज अलॉट की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. और ये डिफरेंशिएशन होने की वजह से जो भी आपने चैप्टर नंबर 5 और 6 में पढ़ा है वैसे अलग अलग पार्ट्स प्लांट के बनते हैं. ओके और अल्टीमेटली ये जब जो भी पार्ट्स प्लांट के बन रहे हैं, ऑल दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज in synchronized way because ये multicellular organism है. After performing their duties, all the living organism have to die one day. In that way, plants are also have to do. So you can see over here the fertilized egg, which is zygote. Zygote is going to divide, that is forming 2 cell. Then उसमें से 8 cell embryo यहाँ पे बन रहा है. उसमें ये जो पूरा पार्ट है उसको आप बोलते हैं सस्पेंसर एंड दिस इज द एम्ब्रियो एक्चुअली. फिर 8 सेल एम्ब्रियो जो है उसमें बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसमें भी सस्पेंसर. और ये जो एम्ब्रियो है वहां पे आपको ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है. ग्लोब्यूलर के बाद एक एम्ब्रियो बनता है दैट इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो. ओके, सस्पेंसर और ऊपर का जो एम्ब्रियो का पार्ट है दैट इज फॉर्मिंग द हार्ट शेप. और उसके बाद लास्ट जो फुल्ली मैच्योर्ड एम्ब्रियो बनता है दैट इज कॉल्ड टॉर्पिडो स्टेज एम्ब्रियो, जहाँ पे सस्पेंसर के ऊपर जो ये एम्ब्रियो का पोर्शन है ये टॉर्पिडो के जैसे पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है. टॉर्पिडो यानी कि आपने मिसाइल्स के बारे में तो सुना होगा. ओके ऐसे ही सबमरीन्स के थ्रू अंडरग्राउंड मिसाइल्स जो है उनके लिए बोला, सॉरी अंडर वाटर मिसाइल्स जो है उनके लिए टॉर्पिडो वर्ड यूज होता है. ओके टॉर्पिडो में क्या होता है, तो टरबाइन
कि जैसे यहाँ पे विंग्स होते हैं, वो घूमते हैं और उसकी वजह से उसको फोर्स जो मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट इज मूविंग अहेड टू द टारगेट। तो ये एम्ब्रियो का जो पूरा शेप है इट इज जस्ट लाइक सेम। ओके, और यही एम्ब्रियो बाद में आगे और भी डिवाइड करेगा, एंड उसमें से जो नए पार्ट्स बन रहे हैं इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू मैच्योर प्लांट। ओके, और उस प्लांट में जो भी पार्ट्स हैं, ऑल द पार्ट्स आर गोइंग टू परफॉर्म देयर ओन ड्यूटीज। सो इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, उसमें पहला पार्ट है प्लांट ग्रोथ, और बाद में जो दूसरा पार्ट है दैट इज डीलिंग विथ द हॉर्मोन्स ऑफ द प्लांट। सो व्हाट अबाउट प्लांट ग्रोथ? सो पहले तो ग्रोथ की डेफिनेशन हमें देनी पड़ेगी। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल permanent increase in size of an organ or its parts or an individual cell. It involves metabolic processes that consume energy. बहुत सारी चीजें एक साथ यहाँ पे कह दी गई है। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार ग्रोथ हो रही है तो वो वापस आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। इट इज परमानेंट इंक्रीज, लेकिन किस में इंक्रीज हो रहा है? तो ग्रोथ की वजह से इंक्रीज कहाँ पे होता है? सो ग्रोथ की वजह से जो इंक्रीज होता है दैट इज इन द साइज ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और टिश्यू और इंडिविजुअल सेल और ऑर्गन। ओके, आप जिसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसके साथ ये चीज होने वाली है। और ग्रोथ होती कैसे है? तो बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एंड दिस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर कंज्यूमिंग द एनर्जी। ओके, तो अल्टीमेटली याद करिए चैप्टर 14 में क्या हुआ था। वी हैव यूटिलाइज्ड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस की है ना हमने वहां पे, और उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं? ग्रोथ के लिए यूज करने वाले हैं। प्लांट ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? तो प्लांट ग्रोथ जनरली कंसिडर्ड एज इंटरमिनेट, ओके, इनडिटर्मिनेट। सो ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, प्लांट में डिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं है। प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। याद करिए चैप्टर नंबर 6, प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, एपिकल, इंटरकैलरी, cambium. Okay, all these meristems are there which are actually doing the growth for lifetime. Meristematic cells have the capacity to divide and self perpetuate. सेल्फ रिप्लेनिश कैपेसिटी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास, सो दैट कभी भी डैमेज या ऐसा कुछ होगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वापस वहां पे नया टिश्यू आपको डेवलप करके दे सकते हैं। The growth where new cells are always added to plant body by the activity of the meristem is called open form of growth. Okay, when throughout the life ऐसा हो रहा है, new cells are added up to the plant body, okay, through meristematic activity, that type of growth is known as open growth. Okay, so some of the things are repeating over here, whatever you have studied in chapter number 6, primary growth of the plant. So it occurs due to the root apical meristem, जिसको हम short में बोलते हैं abbreviated form में, that is RAM, and shoot apical meristem, that is SAM. It causes the elongation of plants along their axis, shoot and root apical meristem. So obviously because of that, apical growth of the plant is going on, and that's why the length or height of the plant is increasing. Okay. Secondary growth, that is in gymnosperms and dicots, आपको secondary growth देखने मिलती है. It occurs due to lateral meristems, that is vascular cambium and cork cambium. This cause the increase in girth of the organs, और ओवरऑल फिर क्या होने वाला है? ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट जो है, उसके गर्थ यानी कि उसके ओवरऑल डायमीटर में इंक्रीज होने वाला है। स्टेम का डायमीटर, रूट का डायमीटर, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। यू कैन सी ओवर हियर, this is the growth in primary stem, or you can say primary growth in the stem,
and here you are looking for secondary growth in the same stem. तो वहां पे क्या हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम ये डेवलप हो रहा है, कैम्बियम टिश्यू वहां पे कॉर्क कैम्बियम डेवलप हो रहा है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन observe that girth is increasing, diameter, circumference of this particular stem is also increasing, okay, because of the secondary growth. So primary growth is meant for vertical growth of the plant, secondary growth is meant for lateral growth of the plant. Okay, ये चीजें हम रिपीट नहीं कर रहे हैं बहुत डिटेल में. द थिंग इज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, we have totally dedicated one entire chapter on these things. Okay, fine. So at cellular level, growth occurs due to increase in the amount of protoplasm. अब देखिए प्लांट ग्रोथ में जो है ना, growth is considered as measurable unit. Okay, growth is measurable. तो सेलुलर लेवल पे ग्रोथ कैसे है, ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. देखिए किसी भी सेल की ग्रोथ मतलब क्या, तो हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब बर्थ हो रहा है उनका, एंड जस्ट आफ्टर दैट साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग, जिसको हम बोलते हैं एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन, जिसको रूट में भी हमने ऑब्जर्व किया था, रीजन ऑफ द एलोंगेशन. ओके, तो हम ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज इंक्रीज्ड. ओके, तो सेल्यूलर लेवल पे प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है. इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, ये हमें पता है. ओके, सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय parameters like increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. तो प्रोटोप्लाज्म को आप मेजर कैसे करेंगे, कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए सेल की डेथ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रोटोप्लाज्म निकालेंगे, उसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे तो पता चल सकता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. So in case of plants, the growth can be measured in variety of the ways, like आप measure करते हैं fresh weight कितना है, मतलब with water, dry weight, water evaporate करवाने के बाद क्या weight है, plant की length क्या है, मतलब height क्या है, किसी भी root, stem, branch उसकी length क्या है, leaf की length क्या है, leaf का area क्या है, okay, volume कितना cover हो रहा है, okay, cell number कितने cells हैं वो आप count कर सकते हैं. तो अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग आपके पास ये कैलकुलेशन के लिए ये ऑप्शंस रहते हैं. सो सेल नंबर, अ मेज रूट apical meristem can produce more than 17,500 new cells per hour. मेज रूट apical meristem, ओके, तो मेज का जो रूट है उसका apical meristem जो है, इट कैन प्रोड्यूस 17,500 न्यू सेल्स पर आवर. सेल साइज, तो सेल्स इन वाटरमेलन ये आपको दिखाया है मेज का रूट है. ओके, सेल साइज, cells in watermelon may increase in size by up to 3,50,000 times. Okay, mesmerizing number. 3,50,000 times increase होते हैं watermelon के cells. Okay, बर्थ लेने के बाद, इनका बर्थ होता है उसके बाद. लेंथ, तो ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब इज वन सच एग्जांपल. ओके, यहाँ पे जो आपको अंदर दिख रहा है येलो कलर का, दैट इज एन, इट इज पोलन ग्रेन. ओके, स्टाइल के अंदर पूरा डेवलप हो रहा है, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है लेंथ का. देन सरफेस एरिया, तो ग्रोथ इन अ डोर्जी वेंट्रल लीफ. ओके, तो वहां पे आप सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो जैसा प्लांट का पार्ट उसके हिसाब से आप पैरामीटर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से पैरामीटर में इसको मेजर करना है.
मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है उसके बारे में आप 12th में भी पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ, इट अकर्स इन द मेरिस्टेम्स एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। ये हमें पता है, इसीलिए उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे हैं। एपेक्स यानी कि एपिकल। सेल्स इन दिस रीजन हैव rich protoplasm and large nuclei. Cell walls are primary, thin, and cellulosic with abundant plasmodesmata. Okay, so cells in this region are having rich protoplasm and large nuclei. कौन से मेरिस्टेमेटिक एरिया में आपको जो सेल्स देखने मिलने वाले हैं उनके पास प्रोटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा अमाउंट में है और न्यूक्लियस का जो साइज है इट इज ऑल्सो प्रोमिनेंट, लार्ज साइज का न्यूक्लियस है। सेल वॉल्स जो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे वो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं, मतलब अभी डिवाइड होने की कैपेसिटी इनके पास है। थीन सेल वॉल है, सेल्यूलोजिक है, ओनली सेल्यूलोज है, अदरवाइज यू कैन रिमेम्बर चैप्टर नंबर 6 में सेल वॉल में डिपोजिशन, पेक्टिन, लिग्निन, ये सभी चीजें आती हैं। ओके, विथ एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस भी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज में, क्योंकि यहाँ पे सेल सेल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, दैट्स व्हाई। कार कम्युनिकेशन भी क्यों चाहिए, तो प्रोटोप्लाज्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा इज मस्ट। ओके, एलोंगेशन फेज। सो अगर आपको ये अच्छे से याद आ रहा है तो चैप्टर नंबर 5 में रूट का जो पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ रूट, उसमें ये पूरा थियरी आप पढ़ चुके हैं एक तरह से। Then elongation phase, it occurs in the cells proximal, that is just next, away from the tip actually, to the meristematic zone. Okay, meristematic zones के ठीक बाद elongation phase आपको देखने मिलता है। Cells have increased vacuolation, size and new cell wall deposition। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है यहाँ पे elongation phase में वो अपनी साइज बढ़ा रहे हैं। ओके, वैक्यूल नंबर बढ़ा रहे हैं, वैक्यूल के साइज भी बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वैक्यूल्स, लार्ज साइज वैक्यूल्स, अल्टीमेटली सेल की साइज बढ़ने वाली है। ओके, और नया सेल वॉल डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, मतलब सेल वॉल जो थीन था उसकी जगह पे अब थिकनेस बढ़ रही है। दैट इज एलोंगेशन फेज। देन मैच्योरेशन फेज, द लास्ट वन। सो इट अकर्स इन द सेल्स फर्दर अवे from the apex, that is more proximal to the phase of the elongation. The cells attain maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modifications. Okay, तो यहाँ पे जो मैच्योरेशन है वहां पे क्या होने वाला है, मैक्सिमम साइज अटेन हो जाती है एलोंगेशन फेज के ठीक बाद यहाँ पे, और वॉल थिकनिंग भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है। और प्रोटोप्लाज्म में आपको मॉडिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, प्रोटोप्लाज्म में आपको मॉडिफिकेशन देखने मिलेगा। क्यों, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरेशन फेज है, सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं मतलब दे आर गोइंग टू असाइन ड्यूटीज। अभी तक ऐसा नहीं था, मेरिस्टेम में जस्ट इनका बर्थ हुआ है, एलोंगेशन में द सेल्स आर ग्रोइंग विगरसली, एंड मैच्योरेशन मतलब इनका पढ़ाई और सब कुछ हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, दे हैव लर्नड एवरीथिंग एंड नाउ दे आर गोइंग टू हैव देयर ड्यूटीज। अब इनको सारे ड्यूटीज परफॉर्म करने, लेकिन एक ही सेल सभी ड्यूटी तो परफॉर्म करने वाला नहीं है। एंड सो दैट द सेल्स आर गोइंग टू बी बाइफर्केटेड, मतलब किसी सेल को बोला जाएगा यू हैव टू बिकम द सेल ऑफ xylem, you have to become the cell of parenchyma, you have to become cell of the phloem and so on, cortex का सेल बनना है, इसका सेल बनना है, ऐसे ड्यूटीज वहां पे असाइन किए जाएंगे। अब याद करिए, हर एक सेल जैसा फंक्शन है वैसा उसका स्ट्रक्चर है, वैसा ही उसके अंदर साइटोप्लाज्म में भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए।
एंड सो दैट यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस आर मस्ट, उसके हिसाब से ही तय होगा कि ये जो सेल्स हैं ये क्या बनने वाले हैं। यहाँ पे एक और आपको दिखा है जोन ऑफ एलोंगेशन देखने के लिए पैरेलल लाइन टेक्निक के थ्रू। ओके, तो ये सीड ग्रो हो रहा है, ओके, रूट ग्रो हो रहा है उसमें से, और पैरेलल लाइन टेक्निक से हम इसको मेजर कर रहे हैं। आपको दोनों जगह पे पैरेलल लाइन खींचना है। तब हम जब चेक करते हैं तो पहले वाले जो जोन बहुत छोटे 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 थे यहाँ पे, उनकी डिस्टेंस आप देखिए कितना बढ़ चुके हैं अभी। ए बी और बी से सी, सी से डी पहले बहुत नजदीक थे, अभी वो नजदीक नहीं रहे। ओके, तो जोन्स ए बी सी डी विच आर immediately behind the apex have elongated most, सबसे ज्यादा elongation इनका हुआ है। अभी इनका elongation इतना नहीं हुआ है, अभी बाद में होगा। क्यों? बिकॉज ये सबसे पुराने जोन्स थे, इसीलिए यहाँ पे इनका elongation हुआ है। Now about growth rates, ओके, तो ग्रोथ रेट कैसे होती है, ग्रोथ रेट क्या होता है? तो ऑब्वियस है कि ग्रोथ हो रही है कोई भी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस के जिसमें कुछ वेलोसिटी है, द प्रोसेस इन विच देयर इज सम एक्टिविटी। तो अगर कोई चीज एक्टिव है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो रेट होने वाला है। रेट का मतलब यहाँ पे है द स्पीड, द पेस। ओके, सो इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट का यहाँ पे मतलब होगा इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितनी ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। मतलब 1 मिनट में कितनी ग्रोथ हुई, 1 साल में कितनी ग्रोथ हुई। ओके, और ग्रोथ के पैरामीटर्स भी हमें पता है अलग अलग, सेल नंबर, सेल साइज, फ्रेश वेट, ड्राई वेट। ओके, इन सभी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रोथ के पैरामीटर के हिसाब से। द ग्रोथ रेट में बी एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल, दो तरह से ग्रोथ हो सकती है। एक तो होता है एरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो देखते हैं पहले एरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो प्लीज फोकस ऑन दिस। रीजन बिहाइंड दिस कि ये सेम टॉपिक आप 12th में वापस पढ़ने वाले हैं विद 2 डिफरेंट टाइटल्स। मतलब एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए टाइटल अलग है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के लिए टाइटल अलग है। ओके, वहां पे प्लांट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कंडीशंस यही रहने वाली है, इसीलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है? सो इन दिस following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures. Okay, तो माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस होगा। चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है माइटोसिस मतलब डिवीजन ऑफ द सेल। एक जो मदर सेल है उसमें से 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो उसमें दो डॉटर सेल बन रहे हैं, दो में से सिर्फ ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड। वाई? दूसरे का क्या होगा? द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो सेल है, ओके, उसमें एरिथमेटिक ग्रोथ में आप क्या हो रहा है, तो दो डॉटर सेल यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन एक डिवाइड कर रहा है, दिस वन, द लाइट ब्लू वन। दूसरा वाला डिवाइड नहीं कर रहा, डिवीजन इसका हुआ है अभी। इनमें से 2 सेल बने, दिस वन एंड दिस वन। देखिए ये 2 सेल है, उसमें से एक तो वैसा ही जा रहा है, इसका डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है राइट हैंड साइड, उसका डिवीजन हो रहा है। और डिवीजन होने के बाद 2 सेल बन रहे हैं, द डार्क ब्लू एंड द लाइट ब्लू। डार्क ब्लू जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं, द लाइट ब्लू इज गोइंग टू डिवाइड। ओके, तो उसका डिवीजन होता रहता है, लेकिन दूसरा काउंटर पार्ट है उसका डिवीजन नहीं हो रहा है। एक डॉटर सेल ही डिवाइड कर रहा है, दूसरा डॉटर सेल वहां पे डिवाइड नहीं कर रहा है।
दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज एरिथमेटिक ग्रोथ। तो जो डिवाइड हो रहा है वो समझ में आ रहा है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसका क्या हो रहा है। सो जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होके मैच्योर हो रहा है, मतलब वो डायरेक्टली ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज इन द नंबर। मतलब ऐसा जो सेल है उसका कंट्रीब्यूशन फॉर इंक्रीज इन द साइज, हाइट एंड ऑल दिस थिंग्स ये नहीं के बराबर होगा। ओके, on plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained। जब आप ऐसे एरिथमेटिक ग्रोथ का ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टाइम तो आपको लीनियर कर्व मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम का पैरामीटर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हाइट ऑफ द प्लांट ली गई है, तो यू आर गोइंग टू गेट लीनियर कर्व। ओके, लीनियर आपको यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है जिसका आप स्लोप भी काउंट कर सकते हैं dy अपॉन dx करके। ओके, मैथमेटिकली अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या, तो मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ओके, LT that is length at the time t, L0 is length at time 0, where R is growth rate or elongation per unit time। LT that is length or height of the plant at time t is equal to L0 मतलब initial जिसको हम बोलते हैं length of the time at time 0, तो L0 is a first reading प्लस RT that is उसमें R जो है that is growth rate, यहाँ elongation per unit time, और T that is the time interval you have calculated for। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आज एक प्लांट का हम इनिशियल रीडिंग ले रहे हैं कि आज एक प्लांट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड L0 बिकॉज ये टाइम 0 है। और LT तो क्या होगा, हम 10 दिन के बाद इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर नहीं है, इट इज 15 सेंटीमीटर 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन में ये 10 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो LT इज अ 15 प्लस RT, R दैट इज ग्रोथ रेट, ये मान लीजिए कि हमें कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरवल दैट इज 10 डेज, तो यहाँ पे पता चल जाएगा पर यूनिट टाइम मतलब पर डे ये कितनी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि आपके पास 3 फिगर्स तो हैं। ओके, तो क्या फिजिक्स में जिसको आप बोलते हैं 0 L0 या X0 ऐसा जो भी वैल्यू आती है जिसको आप बोलते हैं इनिशियल रीडिंग, तो L0 इज अ इनिशियल रीडिंग, LT इज अ लास्ट रीडिंग, ओके, एट आफ्टर टाइम इंटरवल T। ओके, geometrical growth। So here both daughter cells continue mitotic cell division. In most of the systems, the initial growth is slow, that is called lag phase. Then it increases rapidly, that is called log or exponential phase। तो यहाँ पे geometrical growth में क्या होता है, both the daughter cells are डिवाइडिंग थ्रू माइटोसिस, मतलब अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे उससे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स डबल मिलने वाले हैं आफ्टर सेम टाइप। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में अब देखिए 2 सेल में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, 16 में से 32 एंड सो ऑन, ऐसा पूरा प्रोसेस होता रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसी ग्रोथ में जो इनिशियल ग्रोथ है दैट इज वेरी स्लो, मतलब इट इज कॉल्ड लेग फेज, देन इट इंक्रीजेस रैपिडली, बाद में ये अपना पीक पकड़ता है, दैट इज कॉल्ड लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। इफ न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लिमिटेड द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। ऐसी ग्रोथ में क्या होगा, ऑब्वियस है, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
तो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को मिल रहे हैं, सेल्स को जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट भी जल्दी डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, कंज्यूम जल्दी हो रहे हैं, फास्ट कंज्यूम हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब न्यूट्रिएंट आपको अनलिमिटेड नहीं दिया गया, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट के इसी से काम चलाना है, तो ग्रोथ अल्टीमेटली स्लो होने वाली है। और जब ये ग्रोथ स्लो होती है, इट इज लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। On plotting the parameter of the growth against time, we get a sigmoid curve that is called S curve. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम और वर्सेस ग्रोथ, दैट इज साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन। पहले आपको लेग फेज मिलेगा, मतलब क्विकली साइज नहीं बढ़ रही है, क्विकली वेट नहीं बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन फेज। इसको हम एक्लेमेटाइजेशन फेज भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे समझ रहा है सिस्टम को। एक बार समझ लेने के बाद नाउ इट इज एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, राइट right? और जब न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिट हो रहा है, देन इट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्टेबल गेन कर जाएगा। मतलब जो एंजाइम एक्टिविटी में हम पढ़ते थे, इस तरह का यहाँ पे बाद में हो जाएगा स्टेबल। दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज ऑफ द ग्रोथ। ओके, ऐसा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में होगा। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में on plotting a sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in natural environment। जो भी ऑर्गेनिज्म नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उनके लिए sigmoid curve फॉलो होता है। It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. Okay, it is a typical growth pattern, geometrical growth. The exponential growth can be expressed as, exponential growth को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे इक्वेशन है W1 is equal to W0 into e raised to RT. W1 is a final reading or final size. It might be weight, height, number, etc. W0, it is initial size at the beginning of the period, मतलब जीरो टाइम रीडिंग जिसको हम बोलते हैं वही। R तो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज ग्रोथ रेट, और यहाँ पे हम बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट। रीजन क्या है रिलेटिव ग्रोथ रेट का यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे एक ही फेज में पूरी ग्रोथ नहीं मिल रही है ना, वहां पे लाइन था स्ट्रेट, तो हर जगह पे स्टेडी इक्वेशन सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेडी इक्वेशन नहीं है, हर फेज में ग्रोथ अलग अलग होने वाली है। लेकिन हम ओवरऑल जब अब ग्रोथ मेजर करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे रेट कम होगा, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। टाइम t, that is for growth, and e is the base of natural logarithm। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप सेट कर सकते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन में, then you can get proper answer about the growth। okay, here R is relative growth rate. It is also is the measure of the ability of the plant to produce new plant material, that is called efficiency index। Hence, final size W1 depends on the initial size W0। ओके, ये समझना जरूरी है। फाइनल साइज जो है W1, ओके, वो डिपेंड करेगा इनिशियल साइज W0। कहां से आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया उसके ऊपर ये डिपेंड रहने वाला है, इसीलिए इसको बोला जाता है एफिशिएंसी इंडेक्स। एंड ओवरऑल यू कैन से इट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। Quantitative comparisons between the growth can also be made in two ways। एक होता है absolute growth rate। So measurement and comparison of the total growth per unit time, absolute growth rate, measurement and comparison of the total growth per unit time, जहां पे किसी के साथ आपको कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना नहीं है, that is absolute growth rate। Whereas relative growth rate, it is measurement of the growth of the given system per unit time expressed on a common basis, that is पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, मतलब शुरुआत कहां से की थी उसके ऊपर डिपेंड करता है।
इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सेट किया गया है। सो डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स यहाँ पे दिखा है। बोथ लीव्स ए एंड बी, यहाँ पे दो लीव्स हैं, लीफ ए एंड लीफ बी, हैव इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये पहले लीफ ए जो था इट वाज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और ग्रोथ होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी जब ग्रोथ हुई इट इज अटेंड साइज A1 और टोटल उसका एरिया बन रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, यू कैन सी इंक्रीज्ड बाय 5। और यहाँ पे आप देखिए लीफ बी में 50 था और इसका 55 हुआ, मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज्ड बाय 5। अगर हम इसको ऐसे देखने जाएंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ के हिसाब से, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों में 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जब रिलेटिव ग्रोथ रेट की हम बात करेंगे तो क्या होगा, जब रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ डबल हुई है और यहाँ पे डबल नहीं हुआ है, ओके, यहाँ पे डबल नहीं हुआ है, यहाँ पे इट इज इंक्रीज्ड, ओके, लेकिन इतना नहीं है जितना लीफ ए में हमें देखने मिल रहा है, राइट। तो इतना फर्क पड़ जाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ जब हम मेजर कर रहे हैं और रिलेटिव ग्रोथ जब हम मेजर कर रहे हैं तब, ओके। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ कंडीशंस और एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ। सो सीधी सी बात है, एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सभी चीजें एसेंशियल एलिमेंट है इन इस पर्टिकुलर यूनिट में। वाटर क्या काम आता है, फॉर एनलार्जमेंट ऑफ द सेल, turgidity of the cells helps in extension growth, water provides medium for all the enzymatic activities needed for growth, और साइटोप्लाज्म का मेन इंग्रेडिएंट तो वाटर ही है, तो वाटर इज कंपलसरी। दूसरा है ऑक्सीजन, इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ, ऑक्सीजन के अलावा आप रेस्पिरेशन कैसे करेंगे। देन न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर synthesis of protoplasm and act as source of energy, तो ये भी चाहिए। then temperature, so plants have an optimum temperature at which growth is maximum, इसीलिए बायोम्स के हिसाब से अलग अलग प्लांट होते हैं, डेजर्ट के प्लांट, एक्वेटिक कंडीशन के प्लांट, टेम्परेट जोन, सब टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल फॉर रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ऐसे टुंड्र के फॉरेस्ट, ओके, ऐसे अलग अलग तरह के प्लांट्स है बिकॉज ऑफ द acclimatization temperature. Deviation from this temperature range could be detrimental to its survival. ये होता है क्योंकि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर को भी देखा था, इट इज वन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। देन लाइट एंड ग्रेविटी which is also affecting, so it affects certain phases or stages of the growth, ओके, तो उसके हिसाब से भी ग्रोथ में डिफरेंसेस होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन कंडीशंस को भी आपको ध्यान में रखना है अबाउट प्लांट ग्रोथ, और वैसे इन सभी के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी आगे के चारों चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अबाउट डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वी हैव स्टडीड ऑल द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ, okay. Tomorrow we are going to discuss about differentiation, de-differentiation, redifferentiation, okay. I hope you have enjoyed this session today. If you have any doubts, any queries, you can call me, WhatsApp me. Fine, have a nice day.